Hello, good morning students and welcome to Vibrant Academy। तो आप सभी स्टूडेंट्स जेई मेंस सेशन 1 एंड 2 तो सभी लोग दिए होंगे, ठीक है ना। नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर परसेंटाइल, गुड परसेंटाइल आई थिंक। अच्छा, तो आप में से 90 के प्लस में है किसी परसेंटाइल किसका है किसी स्टूडेंट का? अच्छा, ओके, यू आर प्लानिंग फॉर बेटर रिजल्ट इन आईटी जेई आई थिंक, है ना। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेटा मेरे बारे में सर ने शायद इंट्रोड्यूस कर दिया होगा, है ना। तो माई सेल्फ धीरेन्द्र सिंह, और मुझे यहाँ पर कोटा में जो आपके हो सकता है जो सीनियर्स हों वो जानते होंगे, उनसे साथ मेरा नाम सुना होगा, मुझे डीएस सर के नाम से जानते हैं यहाँ पे लोग, है ना। आई विल टीच यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं वैसे तो कोटा में 2005 से पढ़ा रहा हूँ। बंसल का नाम आपने सुना होगा। So I joined Bansal classes in 2005 and worked there up to 2010 when Vibrant Academy has been founded. उसके बाद फिर I joined this Vibrant Academy and working here till now, ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहली और अच्छी बात है कि आपकी जो चॉइस टू एनरोल इन वाइब्रेंट एकेडमी इज गुड। पहले आप अपने आप को यहां पे आप देखेंगे, बिकॉज आई थिंक दिस इज द ओनली शूट इन कोटा विच फोकस ऑन द रियल प्रिपरेशन ऑफ आईटी जेईई एडवांस, कि एडवांस में मुझे किस लेवल तक जाना है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री मैथ में, you will enjoy here. No customer satisfaction is here। मतलब customer satisfaction is means suppose मुझे मालूम है कि तुम्हें बस फार्मूले से तुम खुश रहोगे तो मैं फार्मूले सिखा दूंगा, खत्म नहीं। I will deliver, I will help you, I will assist you। Simultaneously your moral responsibility is you also follow ourselves, ठीक है बेटा। तो सीधी सी बात यह है कि आपको और एक अच्छी बात आपको बता दें कि हमारे यहाँ पे जैसे आप लोग पढ़ोगे तो जो हमें डीपीपी हैं, सीट्स हैं, जो होमवर्क आपको दिया जाएगा, हालांकि होमवर्क जनरली 100% कंप्लीट नहीं हो पाता है बच्चों का, ठीक है बेटा। तो इससे आप लोग परेशान मत होइए कि जैसे सर ने आज हमने अभी तो खैर बहुत शुरुआत है तो उसके लिए होमवर्क आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आगे चल के जैसे मान लिया मैथ्स वाले सर ने बोल दिया कि आज 40 सवाल का आपको करके आना है, मैंने कह दिया मेरे 20 सवाल करके आना है। आपकी पर डे 3 क्लासेस होंगी, है ना बेटा, 3 क्लासेस पर डे होंगी। और हमने 3 इस तरीके से क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो हो सकता आपका जो टाइम है वो इन्हीं शॉर्ट पड़ जाए, तो उससे वरी नहीं होना है। बस आपको ये सोचना है कि जो भी होमवर्क दिया जाए कम से कम उसका 50 to 60% जरूर कंप्लीट करें। तो जो स्टूडेंट्स 50 to 60% होमवर्क कंप्लीट करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं और क्लास में प्रॉपर अटेंटिव होके काम करते हैं, है ना। और मेरा मानना है कि हमारे सिलेबस, हमारा जो कंटेंट का उसको फॉलो करोगे, आईटी एडवांस में जरूर आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। अंडर 5000 आपको मिल जाएगा। आप लगा के देख लीजिए, आप किसी के पिछले साल के रिजल्ट देख लीजिए, पिछले साल के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको देख लीजिए, ठीक है ना। ये मतलब हकीकत है। दूसरा, मेंस की अगर बात करते हैं तो अगर हम आईटी एडवांस के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज वेरी ऑब्वियस कि वी विल बिगिन फ्रॉम द व्हाट ग्रास रूट लेवल। So those things which are essential for IIT JEE Mains will automatically will cover।
while preparing for IT Advanced. So you should also focus on the basics of this one, on the basic, because the building is जो बनती है वो किस पे, फाउंडेशन पे बनती, तो उसके थ्रू आप लोग बनते हैं। और एनसीईआरटी की बात किया जाए तो जैसे मैं इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी भी आप लोगों को पढ़ाता हूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है ना। तो अब मैं थोड़ा सा सर ने कुछ बता दिया होगा आपका रूटीन कैसे होना चाहिए। यहाँ पे रूटीन का अंदर सेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको क्लास करने के साथ साथ लेक्चर, सेम लेक्चर घर में आपको समझना है। मान लिया हमने इनऑर्गेनिक पढ़ाया तो आप घर में जाके उस लेक्चर को पढ़ें, और पढ़ने के बाद जहां कहीं डाउट आए नेक्स्ट क्लास में या जब भी आप इंस्टीट्यूट आए और मैं मिलूंगा, मेरे साथ पूछे जरूर कि सर मेरे को ये लाइन आपकी उस दिन समझ में नहीं आई थी, क्या है, वो जरूर पूछे। क्योंकि अगर डाउट में आप शर्म करोगे, हेजिटेशन करोगे, तो लॉस आपका होगा। हमें क्या मालूम कि आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो शर्म, डाउट पूछने मत करना, डाउट को डाउट मत बना के रखना, ठीक है ना। और होमवर्क आपका 50-60% जरूर कंप्लीट हो, और डेली जो क्लास नोट्स आपके दिए जाते हैं उनको रिवाइज करते जाएं, और उनको जब 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस पेज में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे आगे फ्यूचर के लिए बहुत ऐसा, उनको एक अलग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप, या उसी में अंडरलाइन कर ले या स्टिकी नोट्स बना दें, ताकि वाइल रिवाइजिंग, अभी तो ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जरा सोचिए जब दिसंबर या जनवरी के मंथ में आएंगे तो आपके रिजल्ट खूब मोटे मोटे हो जाएंगे, उस समय रिवाइज करने में आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि रिव्यू टेस्ट जब होते रहते हैं, हर मंथ में एक रिव्यू टेस्ट होगा, 1 मंथ से कम समय में होता है, ठीक है ना। तो उसमें आप नोट्स तो रिवाइज होते होते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि कोर्स तेजी से चलता है। अभी कोर्स बहुत स्लो चलेगा बिकॉज वी आर वेटिंग सम और मोर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्लो थोड़ा भी चलेगा, और फिर आप हमारे लिए नए हैं और आप हमारे लिए भी नए हैं और आपके लिए मैं भी नया हूं, तो एक अंडरस्टैंडिंग मुझे कैसे फॉलो करना है, तो इसलिए थोड़ा सा शुरुआत के लेक्चर्स थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन आगे चल के थोड़ा स्पीड अप आती है, नहीं हुआ कोर्स नहीं खत्म होगा। और एक और चीज आपको बताते हैं, हम लोग जनवरी तक यानी पहले महीने से पहले सिलेबस आपका पूरा हो जाता है 90%, यानी जो एडवांस एक्सक्लूसिव एडवांस के हैं उनमें कुछ पोर्शन हो सकता है छूट जाए, अदरवाइज कोशिश हम लोग करते हैं कि हम खत्म करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये तो ये रहेगा, ये आप लोग फॉलो करिए इसको, ठीक है ना। और अभी से जो आप पेस बना लोगे, जो माइंडसेट कर लोगे, वही चलेगा। और अगर अभी आप शुरुआत में बिगनिंग में अगर आप थोड़ा सा अपने आप को शेकी रखो, लूज रखोगे, तो फिर वो वही माइंडसेट होगा, तो आप वैसे चलते जाओगे, फिर आप अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाओगे अच्छी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है बेटा। तो अब मैं अपने टॉपिक की बात करता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी को बड़ा ठंडा तो नहीं लग रहा? नहीं, एसी के साथ साथ फैन बहुत तेज है तो आप धीमा कर देना, वहां से स्लो कर देना, ओके। हाँ, साथ साथ में एक भी बेटा और ध्यान रखने की बात है, बिकॉज यू ऑल हैव कम फ्रॉम आउटसाइड कोटा, तो अपने थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप एक दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो आपकी पढ़ाई बहुत सफर करेगी, फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो जैसा आप एक बेटा वो भी स्लो कर दो, बहुत पीछे तेज चलना। सभी फैन 2 या 3 पे कर दो, 1 2 या 3 पे कर, है ना, स्पीड में, ओके।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम बात करते हैं, देखिए कोटा में एक प्रचलन है, 2005 से 2004 से शुरुआत हुई थी। बंसल में पहले एक ही पर्सन पूरा पढ़ाता था केमिस्ट्री। फ्रॉम 2004 फिर बंसल सर ने कहा कि नहीं, सबके अलग अलग होने चाहिए। तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर VKJ यानी विमल कुमार जायसवाल जी, उन्होंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक महेंद्र सिंह चौहान, जिनको MSc सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। और फिजिकल स्टार्ट किया था नरेंद्र कुमार अवस्थी, जिनको हम लोग अक्सर सोडियम सर के नाम से जानते हैं, वो भी अपने यहाँ डायरेक्टर है। फिजिक्स तो नितिन जैन सर ही वहां भी पढ़ाते थे, यहां भी पढ़ा रहे हैं। HOD वहां भी थे, यहां भी है, ठीक है ना। नीलकमल सेठिया सी वहां भी थे, यहां पे भी है। बंसल सर के बाद बंसल सर खुद मैथ्स पढ़ाते थे, है जो टॉप बैच हुआ करता था उनका। उसके नेक्स्ट बैच पे लेते थे हमारे BG सर, विकास गुप्ता सर, जो यहाँ डायरेक्टर है, ठीक है ना। तो दे ऑल विल टीच यू, दे ऑल विल टीच यू आफ्टर 1 मंथ, ठीक है ना। और तो इसलिए यहां पे फैकल्टी और कंटेंट के वाइज कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे जेईई मेंस की बात करें, जेईई मेंस में आते हैं 75 क्वेश्चंस, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स एंड 25 फिजिक्स, है ना। 75 में यानी वैसे तो होते 90 क्वेश्चंस, 30 केमिस्ट्री, 30, ठीक है ना। 30 में जो मेरी एनालिसिस है, चाहे BSSM1 की हो या 2023 की हो या 2022 की हो, सब में मैंने देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 क्वेश्चंस में किसी पेपर में 10, किसी में 11, किसी में 12 सवाल आए हुए हैं। जेईई मेंस के किसी भी शिफ्ट में 10 से क्वेश्चन कम नहीं रहते हैं, 10, 11, 12 इस तरीके से रहता है। आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिए। एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस में लगभग 16 से 18 क्वेश्चंस रहते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में रहते नहीं। बेसिक वेरी करते हैं, कभी 16, कभी 17, कभी 18। तो जैसे केमिस्ट्री में मान लिया 18 सवाल आ गए केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, तो लगभग वहां पर 1/3, मतलब समझ लीजिए 6 से 7 या 5-6 ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूरा वेरी करते हैं, ठीक है ना। तो वहां भी 1/3 है। और दूसरी बात यह कि इनऑर्गेनिक में सबसे कम समय लगता है। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बेटा हो जाता है, आपका समय बच जाता है, तो रैंक बूस्टअप बहुत अच्छी होती है। इसी पर एक आपको एक बात बताता हूं। कोरोना से पहले 2020 में कोरोना आया था, 2019 की बात है आई थिंक, या 2020 की बात है। एक कुछ स्टूडेंट आए हुए थे हमारे वेस्ट बंगाल से, तो 7-8 बच्चों का ग्रुप था। पहली बार वो यहाँ कोचिंग पढ़ने आए थे कोटा में। 12th उन्होंने अपने बंगाल से किया था, कैलकाटा से। तो उसमें एक स्टूडेंट था, बल्कि कई स्टूडेंट थे, आपस में अच्छी पढ़ाई करते थे। केमिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छी कर ली थी, और उस केमिस्ट्री की बदौलत उसका 100+ में वहां शायद एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं याद रहा उसका बच्चे का, और मैथ में उसने जस्ट पास मार्क्स लेके आया था, कि क्वालिफाइंग एडवांस की मैं बात कर रहा हूं। और उसकी रैंक आई थी करीबन 700-800 के आसपास, और गुवाहाटी में उसको मिला था CS। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि मैथ तो नो डाउट टफ तो रहती है, जिनको मैथ का एंजॉयमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का रोल मैं आपको बता रहा हूं। इवन आप यहां जाइए जेईई मेंस में देख लीजिए, 25 क्वेश्चंस में अगर आप 20+ सवाल कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई के अनुसार जरूर कर सकते हैं। मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन जेईई मेंस में करना, मालूम है 10 क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब 99.9 के आसपास परसेंटाइल आपका बन जाएगा। 4 से 5 सवाल कर लेंगे, आपका 90+ परसेंटाइल में चला जाएगा मैथ का। 2 से 3 सवाल भी कर लोगे ना, तो 2 से 3 का मतलब हो गया आपका 80+ में चला जाएगा।
90 क्लोज आ जाएगा, 80 और 90 के बीच परसेंटाइल बनेगा। फिजिक्स में आपको कम से कम 14 से 15 सवाल पहुंचोगे करोगे तब 90 प्लस में आएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपने 20 प्लस कर लिया तो आपको लगभग 98 के आसपास पहुंच जाए, 98 99 पहुंच जाएगा। तो केमिस्ट्री में आपने जी मेंस में कितने कर लिए, मान लीजिए सपोज 20 कर लिए, हो जाते हैं आसान से, पढ़ोगे तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में मैथ्स में आप कर लिए 5 सवाल कर लीजिए, मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं पाए मैथ्स, तो लेंदी होता है आप जानते होंगे। और फिजिक्स में आप कर लीजिए कितने, 14-15। इस समय इस बार जो भी पेपर आया वो ज्यादातर सिंपल रहता है, आपका परसेंटाइल 97 के प्लस में आ जाएगा, तो ज्यादा आ जाएगा बल्कि। मतलब ऐसी स्ट्रेटजी आपको प्लान करके चलना है बेटा। पढ़ाई तो करनी ना, लेकिन साथ साथ उसके स्ट्रेटजी प्लान करना कि हमको इस डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो साथ साथ आपकी पढ़ाई में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं मेरे को ये टॉपिक आते हैं तो मुझे ये जरूर करना है, ठीक। अच्छा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। एक तो सबसे पहला स्टूडेंट्स है पीरियोडिक टेबल एंड periodic properties, ठीक। सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड, कोऑर्डिनेशन compounds. Fourth one, metallurgy. 5, type of reactions. 6, S, P, D and F block elements and their compounds. 7, hydrogen and its compounds. 8, salt analysis. 9, mental chemistry. ओके, एक्चुअली 9 टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और इन 9 टॉपिक्स में 9 टॉपिक्स में जेई मेंस के सब लोग जानते हैं कौन कौन से हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन है, ये मेंस में नहीं है ना। टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये हम लोगों का अपना बनाया हुआ टॉपिक है, बताऊंगा इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। और मेंस में बेटा एस नहीं है ना, एस ब्लॉक नहीं है, पी है, ठीक है ना, पी है, डी है, एफ है। हाइड्रोजन नहीं है जेई मेंस में, है ना। सॉलिसिस है, और वही रेडिकल्स हैं जो आप लोग सीबीएसई में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है, इस साल से नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में सभी टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स जे एडवांस में है, ठीक है ना। यानी इसमें मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल और एस ब्लॉक नहीं आती, बाकी सभी इसमें जेई मेंस में है। क्लियर। अच्छा, अब अगर मान लिया जेई मेंस की बात करें तो
जेमेंस में इसमें क्वेश्चन जो है अक्सर मान लिया जस्ट सपोज 5 दिन हुआ, 5 हुआ तो 10 पेपर हो गए, यानी 10 से 12 पेपर जनरली होते हैं एक सेशन में। तो उसमें करीबन 12 पेपर में से सभी पेपर में इसका क्वेश्चन नहीं आता है। कभी पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया। मतलब मान लीजिए 12 पेपर्स में बेटा 5 से 6 सब पेपर में जरूर मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग का हर पेपर में मिलेगा, कोऑर्डिनेशन का हर पेपर में मिलेगा, पीडीएफ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। सॉल्ट में भी वही बात है, 5 से 6 पेपर में सवाल वो पूछते हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग और पी एंड डी ब्लॉक आपस में इंटरलिंक्ड है। इवन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी क्या है, ब्लॉक केमिस्ट्री से लिंक्ड है। आपने पढ़ा होगा जैसे एनसीईआरटी, मान लिया आपने 13 ग्रुप निकाला, 13 ग्रुप में एक टेबल बनी हुई, तो टेबल का डिस्कशन जो करेगा वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल हो गया। शुरुआत में जो उन्होंने दे रखा है कि भाई इसमें कौन एलोट्रॉपी शो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी, एबनॉर्मल कैरेक्टर कौन बोरान कौन शो करता है ना बेटा। तो ये सब आगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट आ गया, जैसे B2S6 का स्ट्रक्चर आ गया, ये सब सारी चीजें हो गई। तो ये टॉपिक हो गए। अब टॉपिक के लिए सवाल यह है यहाँ पे, इनको पढ़ा कैसे जाएगा। देखिए क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्लास लेक्चर के दौरान क्लास नोट्स हो गए। इसके अलावा इन पे एक थ्योरी शीट्स हम लोग देते हैं, थ्योरी शीट देंगे। थ्योरी शीट के साथ साथ एक एक्सरसाइज शीट होगी मेंस की और एक होगी एडवांस की, और डीपीपी होंगी। मतलब क्वेश्चन करने के लिए आपको एक तो क्वेश्चन बैंक हो गया मेंस का, एक एडवांस का अलग होगा, मेंस एडवांस हो गया, डीपीपी हो गई बेटा, और एक थ्योरी शीट मिलेगी, थ्योरी शीट में भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक। ये कवर हो गया। क्लास नोट्स हमारे है ही हैं। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर हैं वीके जायसवाल सर, उनकी एक किताब चलती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल, वो भी प्रॉब्लम और बाद में खरीद लेना आपको जरूरत लगे तो, अभी कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। क्लियर, यही कर लोगे बहुत है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट आता है एडवांस की। अगर हम बात करें तो एडवांस में क्वेश्चन देखिए इस पे बहुत आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जरूर आता है, कोऑर्डिनेशन जरूर आएगा, मेटलर्जी में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है ना। प्लस पी ब्लॉक उनका फेवरेट टॉपिक है। एस ब्लॉक में जनरली एडवांस नहीं देता है, पी आ जाएगा। एफ में बहुत रेयर उन्होंने पूछा है, हालांकि इंट्रोड्यूस किया है पिछले साल से, लेकिन पूछा नहीं उन्होंने। डी में डाइक्रोमेट और परमैंगनेट को सॉल्ट एनालिसिस से टच, सॉल्ट से क्वेश्चन बेटा जरूर आता है। एनवायरमेंट पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्लियर, तो ये मेन टॉपिक है एडवांस के, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी एंड दिस ब्लॉक एंड सॉल्ट। हाइड्रोजन कंपाउंड में ज्यादातर उनके क्वेश्चंस रहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स पर, जो कि जिसको सॉल्ट से लिंक कर देते हैं। एडवांस की एक खूबी एक और है कि डिफरेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक कर लेते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वो लिंक कर देंगे सॉल्ट से, या सॉल्ट के क्वेश्चन को कोऑर्डिनेशन से लिंक कर देंगे बेटा, मेटलर्जी से लिंक कर देंगे। इस तरीके से उनका है, वो खराब, उसका कोई टेंशन नहीं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो ये हो गया। अब हम पहला टॉपिक से शुरुआत करता हूं, है ना। कैसे करना हो मैंने आपको बता दिया। जैसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। वी स्टडी एलिमेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी स्टडी एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो अब देखिए 112 लगभग एलिमेंट्स हैं, बोलो है ना। अब उनके स्टडी, उनके कंपाउंड के स्टडी इंडिविजुअली अगर किया जाए तो बहुत क्या है, डिफिकल्ट है ना, क्या आसान है। 112 बेटा एलिमेंट्स की स्टडी करना, उनके कंपाउंड की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट। इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि अगर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम कर दें, यानी सिमिलर एलिमेंट्स को एक जगह ग्रुप कर दें और उनमें से उस ग्रुप में किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमारे को नोन हो,
तो लगभग हम क्या कर सकते हैं, बाकी उस ग्रुप में रहने वाले दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज मान लिया बेटा हम हेलोजन की बात करते हैं, हमने कहा भाई जरा मान लिया फ्लोरीन की प्रॉपर्टी आपको आती है, तो आप आयोडीन की प्रॉपर्टी को उसी के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा बेटा फ्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है, तो आप आयोडीन के बारे में क्या कहोगे, भाई नॉन मेटल है, उसका भी ऑक्साइड एसिडिक होगा, ठीक है ना। मान लिया हमने कहा भाई फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो आप आयोडीन के बारे में बता सकते हो कि उसमें डी है तो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए हमारे को जरूरत सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले बेटा किस पर आते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अब अगला सवाल उठता है कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम कैसे करूं, किस बेसिस पर करूं, सवाल यहां पे है। जैसे मान लिया हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, हमने ऑक्सीजन ले लिया, हमने सोडियम ले लिया, इनका कैसे क्लासिफिकेशन करें, बेस्ट क्या होगा, इनकी यूनिक प्रॉपर्टी पर। इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से और अच्छी अगर हम बात करें तो बेटा क्या कहना चाहेंगे, इनकी कंबाइन करने की टेंडेंसी पर, इनकी कंबाइन करने की टेंडेंसी, कैसे कंबाइन करेंगे उसके बारे में हम सोचते हैं। उस पर और अच्छी बात क्या कहा जाएगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे हम बात करें बेटा सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, तो ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन करेगा, ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, ये डिपेंड करता है इसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पर, कहता है ना। ऐसे यहां पे भी आता है। तो यानी क्लासिफिकेशन एलिमेंट का बेस्ट कैसे होगा, उनके इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आता तो है, क्योंकि देखिए एक किसी एटम की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर उस एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज होंगी, साथ साथ उसके वो एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमें जानना क्या है कि इनका क्लासिफिकेशन इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, देयर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, और क्योंकि वही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ही इनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वहां पे अरेंज है। सभी लोग जानते हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं, है ना, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सेल्स फर्दर सब सेल में होते हैं, फिर एक सब सेल में वेरियस ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए हमें क्या चाहिए, हर इलेक्ट्रॉन का, हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। हर इलेक्ट्रॉन के हर एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या हो, पता हो कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में हमें पता है कि जो रेजिडेंस, जो लोकेलिटी इस इलेक्ट्रॉन की है लगभग वैसी लोकेलिटी में भी है, पता हो ना बेटा। तभी तो हम पता लगा लेंगे कि ना, कि जब दोनों की इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी एक जैसी है तो इसका मतलब करेक्ट एक जैसे होंगे, समझ गए ना बेटा। तो जैसे मान ली सिटी है, सिटी में कोई बहुत पॉश इलाका है, कोई एक मध्यम वर्ग के लोग वहां रह रहे हैं, तो आप लोग क्या कहते हो, यार ये बहुत पॉश इलाके में रहता है, इसका मतलब कम से कम 1 करोड़ रुपए का तो बंदा जरूर होगा। मानते हो नहीं मानते हो कि 1 करोड़ रुपए का तो मिनिमम तो होगा इसका। तो वही चीज यहां पे भी है। इसलिए बेटा सबसे पहले हमें जरूरत जानते हो किसकी पड़ गई, क्वांटम नंबर की। किसकी, क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्वांटम नंबर क्या है,
क्वांटम नंबर कुछ बहुत बेटा मालूम है आपको? थोड़ा सा उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा सा ऐसे बताइए, ऐसा कुछ मैं क्वांटम नंबर के बारे में कुछ आइडिया है आपको? बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ बेटा। अच्छा ठीक है, आप बताइए बेटा, कुछ आइडिया है क्वांटम नंबर के बारे में आपको? नहीं है, भूल गए आप लोग लास्ट बेटा, नहीं आइडिया आप? ओके गुड, और बताइए बेटा। अच्छा, इस क्वांटम नंबर से आप जानते क्या, मतलब ये इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? एड्रेस के तरीके से काम करता है ना? मतलब हाँ बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी, और कुछ आप? अच्छा, आप बताएंगे कुछ? कुछ आइडिया है क्वांटम नंबर के बारे में? बताइए बेटा। पोजीशन, नंबर ऑफ फोटॉन। फोटॉन बेटा कहां से आ गया इसमें? अच्छा चलो ठीक है, बस ऐसे ही मैंने जाना, कहता है कि मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा सकूं, पता लगा, मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छा आता है और मैंने आपको ऐसा बताया तो आपको समझ में आया है ना बेटा। एक्चुअली क्या है बेटा, सभी लोग जानते हैं कि जैसा इस बच्चे ने बताया सही है, क्वांटम नंबर्स, जैसे हम आपसे कहें एक बेटा, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है? बोलो ना। 11 है ना? इसका 11 है। तो इसमें जो 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर 11 जो 11 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा हमने कहा 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन सेम है? आंसर इज नो। हर इलेक्ट्रॉन, इसका हर इलेक्ट्रॉन का नेचर अलग अलग है। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कुछ कुछ चेंजेस हैं, करेक्टर अलग अलग हैं, और उन्हीं करेक्टर के बेसिस पर इस सोडियम की प्रॉपर्टीज भी आएंगी कि नहीं आएंगी? बोलो। 11 इलेक्ट्रॉन है और सभी 11 इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं है बेटा, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। और ऐसे मान लिया हम लिथियम ले लें, 3, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके भी करेक्टर क्या है? सब अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है दोनों में, क्या? कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक ही सबशेल में है, वैलेंस शेल के सबशेल में है। और उस सबशेल में रहने से क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगी बेटा? सिमिलरिटी आएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1s2 2s1 है ना बेटा? इसका क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। कहने के लिए बेटा ठीक है 11 इलेक्ट्रॉन है यहां पे थी, लेकिन कॉमन पॉइंट क्या है कि जो आखिरी सेल है, आखिरी सेल है, आखिरी सेल के एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी आखिरी सब सेल के सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके करेक्टर को मेन कौन, किससे ज्यादा रिकॉग्नाइज मिलेगा? इससे, और इसमें इससे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम आएंगी। और जब सेम आएंगी तो यानी इनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमारे को? ये सब पता चलेगा बेटा क्वांटम नंबर की स्टडी करने से। क्वांटम नंबर की, कि अगर हम हर एटम के, हर एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन को ठीक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लें, तो वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टर सिमिलर हैं उनको एक जगह रख लें ताकि वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है ना? ये बेसिस होगा हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। इसलिए सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है बेटा? क्वांटम नंबर्स की। समझ में आया क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं? समझ में आया? एक तो ये बात हो गई।
क्योंकि जब तक क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेंगे, हमें हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस नहीं मालूम चलेगा, एड्रेस नहीं मालूम चलेगा तो हम कैसे कल क्लासीफाई करेंगे भाई? भाई जैसे मान लीजिए कोई सिटी है, सिटी एक सिटी के, और वहां पर अलग अलग होते हैं ना बेटा, मोहल्ले वगैरह होते हैं ना, तो मोहल्ले को क्लासीफाई किया जाता नहीं किया जाता? तो ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का है। अच्छा, अब बेटा अगली बात उठती है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को हम कैसे पता लगाएंगे वो कहां है? इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अब क्वांटम नंबर तो पता चल गया, लेकिन क्वांटम नंबर कैसे हम बनाते हैं वो कैसे सोचेंगे? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है बेटा कौन सा? पार्टिकल मोशन, और एक होता है वेव मोशन। तो पार्टिकल और वेव मोशन में कौन सा मोशन डोमिनेटिंग होता है? वेव मोशन। वेरी गुड। क्यों? मास उसका कम होता है, मास उसका कम है, इसलिए वेव मोशन डोमिनेटिंग होता है। तो डुअल पार्टिकल नेचर्स में आपने पढ़ा होगा, है ना? इसी पर आपने इसमें एक रूल था बेटा, डी ब्रॉगली, हाँ, हाइपोथेसिस, है ना? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, पढ़ा ना आप लोगों ने? उसी से तो बेटा बनता है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? एच अपॉन एम वी। अब इसलिए अगर मास बहुत कम है तो क्या होगा? लैम्डा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? मास बहुत कम तो लैम्डा, है ना? इस तरीके से तो वेव पार्टिकल डोमिनेटिंग करेगा हमें। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया एक जैसे कोई ट्रक मूव कर रहा है, तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के अनुसार ट्रक अगर मूव करा तो उसमें वेव मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है, तो जो उससे जो वेवलेंथ जो ओरिजिनेट होगी, जो वेव ओरिजिनेट होगी, उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। और जब वेवलेंथ बहुत कम होगा तो उसको हम जनरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सभी लोग फिजिक्स में जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को यानी रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी क्या है कि उसका साइज, यानी वो जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ का जो पैरामीटर है वो ऑब्स्टिकल के पैरामीटर का क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? लैम्डा बाई 2 होता है ना शायद? कितना होता है? लैम्डा बाई 2 होता है ना, आधा लगभग होता है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स तो हम रिकॉग्नाइज कर, लेकिन ट्रक से जो वेव्स आएंगे उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है और सराउंडिंग में जितने पार्टिकल है उनका साइज बहुत बड़ा रहता है। ओके, उसके अलावा एक और आपने पढ़ा होगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या है बेटा? हाँ बोलिए बेटा। अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा बेटा? ऐसा होता क्यों होता कि किसी वक्त जो है हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों? कोई बताओ बेटा, आइडिया हो तो बताओ। देखो देखिए बेटा, जैसा मान लीजिए न्यूक्लियस आ गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ओके? हमें मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या होना चाहिए? जब तक रेडिएशन ही डालेंगे हमें दिखेगा थोड़ी बेटा। अभी लाइट चली तो बेटा यहां सब दिख रहा है हमारे को, लाइट हटा देंगे तो नहीं दिखेगा। तो जैसे यहां पर बेटा रेडिएशन हम डालते हैं, तो रेडिएशन जब डालेंगे तो क्या होगा बेटा? यहां पर ये रेडिएशन, ये इसके फोटॉन जैसे इस पे इंपिंज होंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी? बदल जाएगी, बदल जाएगी। बदल बढ़ी जाएगी, कम तो होगी नहीं, बढ़ जाएगी। क्यों? इंसिडेंट हुआ, और इसकी पोजीशन क्या होगी? वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? अगर हम ये चाहें कि नहीं यार इसकी पोजीशन नहीं बदलनी, तो जब पोजीशन नहीं बदलेंगे तो यानी हमें लॉन्गर वेवलेंथ डालनी पड़ेगी। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब कम एनर्जी वाला। अगर हम कम एनर्जी का फोटॉन इस पे डालते हैं तो वो इसकी एनर्जी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, जर्क नहीं देगा,
तो लॉन्गर वेवलेंथ या कम एनर्जी वाला फोटॉन जब इस पे इम्पिंज होगा तो इसकी पोजीशन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेटा लॉन्गर वेवलेंथ है तो हो सकता है ये हमें सही से लोकेट ना हो पाए, क्योंकि लोकेशन के लिए जरूरी क्या है कि हमें वही फोटॉन इस पे डालना पड़ेगा जिस फोटॉन की वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपेरेबल हो। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपेरेबल का वेवलेंथ इस पे इम्पिंज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगा। और जैसे वो इस पे इंसिडेंट होगा इसकी क्या होगी बेटा, एनर्जी बदल जाएगी। तो अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहोगे, ठीक है ना, बाय इम्पिंजिंग लॉन्गर वेवलेंथ, तो क्या होगा, एनर्जी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना, मतलब आपको सही से लोकेट नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब ये है। और अगर आप सही से लोकेट करना चाहते हो तो क्या होगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। भाई अगर मान लिया आप इसकी पोजीशन को सही लोकेट करना चाहते हो तो लॉन्गर वेवलेंथ लाओगे तो वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर आपने शॉर्टर वेवलेंथ डाल दी तो पोजीशन तो ठीक से आपको पता चल जाएगी लेकिन वेलोसिटी इसकी बदल जाएगी। शॉर्टर वेवलेंथ डालोगे तो क्या होगा, पोजीशन पता चल जाएगी, सही है, लेकिन वो हाई एनर्जी को होगी तो क्या होगा, इसकी एनर्जी को चेंज कर देगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए आपने पढ़ा होगा अगर अनसर्टेनिटी इन द प्रिंसिपल पोजीशन डेल्टा एक्स है और वेलोसिटी में डेल्टा वी है, तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा एक्स डॉट इनटू एम डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, एच अपॉन 4 पाई, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली लाई, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बेटा कहीं ये किसी एटम में नहीं कहते कि देखो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की बात करो देखो यहां बैठा हुआ हमें दिख रहा है, हम नहीं कह सकते। किसी एटम के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं देखो बैठा है हमें दिख रहा है, नहीं कह सकते हैं। बल्कि हम क्या कहेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां है, इस थ्री डायमेंशनल रीजन में है, इस थ्री डायमेंशनल रीजन में है जो न्यूक्लियस से लगभग इतनी, जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी दूरी पे होगी और उस थ्री डायमेंशनल रीजन में पाए जाने की उम्मीद ज्यादा है। और उस थ्री डायमेंशनल रीजन का जो शक्ल है तो स्फेरिकल होता है या डम्बेल होता है या डबल डम्बेल होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। समझे ना, ऑर्बिटल बेटा बोलते हैं इसको। तो यहीं से फिर शुरुआत होती क्या बेटा, सेल, सबशेल और ये सब बातें जब शुरू होती हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का हम क्लासिफिकेशन उसमें करते हैं, फिल करते हैं, और उस क्लास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, तब जाके क्लासिफिकेशन हमारा सही आता है। ये हमने थोड़ा सा आपको एक बेसिक ऐसे बताया, इंट्रोडक्शन टाइप का है बताया मैंने। कुछ समझ में आया बेटा ऐसे? यहां से हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। इस पर हम एक आपको शीट देंगे, है ना बेटा, एक शीट इस पर आपको अगले क्लास में मिल जाएगी क्वांटम नंबर्स में, ठीक है ना। और उस पर कुछ प्रॉब्लम आएंगे, क्वांटम नंबर की शीट मिलेगी और वहीं से पहले हम शुरुआत करेंगे। फिर आएंगे हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर आएंगे और इस तरीके से हम आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो क्वांटम नंबर्स वैसे कौन कौन से होते, जैसे थोड़ा और आपको बता देता हूं। तो ये समझ में आए कि थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस हमने बताया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर इन क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे क्वांटम नंबर्स क्या क्या उन कौन सा होते हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। एक पहला कौन सा होता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, गुड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
स्मॉल एन से। गुड। दूसरा है एजीमुथल। इसी का एक नाम और को बेटा क्या है? सब्सिडियरी, है ना। क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से, है ना। फिर 3 और बोलिए बेटा। मैग्नेटिक। गुड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल से, है ना। और फोर्थ कौन से हो जाएगी? स्पिन क्वांटम नंबर एस। अच्छा, ये तो बात हमने बताई, लेकिन चलो और एक बात करते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा अच्छा है। ये सब कैसे पता चला कि दुनिया भर के? अच्छा चलो ये बताओ, ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा? शेल। गुड। और ये सब शेल्स, ठीक है बेटा। ओरिएंटेशन स्पिन, है ना। तो इनकी ये आई कहां से बेटा? ये कहां से आ गए? अगला सवाल है ये कहां से प्रोड्यूस हो गए भाई? ये कि हमने सोच लिया कि ऐसा होता होगा? गुड। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेटा पढ़ा होगा। जैसे एक बार बताओ बेटा, मैं एक केस लेता हूं बेटा यहां पे। जैसे हमने कहा बेटा, एक ये पेंडुलम है ना, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई और ये पेंडुलम हो गया, है ना बेटा। एक यहां पर ये है और एक पेंडुलम ये आ गई है। मान लिया ये θ1 और ये θ2। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा ये दो पेंडुलम हमने दिए हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर मीन पोजीशन से θ1 एंगल पर और θ2 एंगल पर, और इन दोनों पेंडुलम को हम मान लिया कंबाइन करते हैं, है ना बेटा, कंबाइन कर देते हैं। और कंबाइन करने के बाद हम आपसे कहते हैं कि जो रिजल्टेंट सिस्टम बनेगा, अब मुझे बताइए कॉम्बिनेशन के 5 सेकंड बाद पोजीशन कहां पर होगी? मान लीजिए सवाल मैंने आपके सामने रखूंगा, तो आप लोग क्या करोगे? आप कहोगे सर मेरे को 2 चीजें बता दो, इनके एम्पलीट्यूड बता दो और फेज डिफरेंस बता दो, मैं 2 मिनट बता दूंगा। आप क्या करोगे? आप करोगे इसके लिए बेटा एक इक्वेशन बनाओगे ना। मान लीजिए इसका हमने लिखा यहाँ पे y1 इज इक्वल टू, मान लिया हमने कहा बेटा यहाँ पे फेज सेम है ना, एम्पलीट्यूड सेम है, ए साइन ओमेगा टी। इसके लिए आपने बना दिया y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, मान लिया आपने रख दिया। फिर आप क्या करोगे? कॉम्बिनेशन किया, y इज इक्वल टू वॉट? y1 प्लस y2। तो ये जो नया फंक्शन बना, ये जो नया फंक्शन बना, दिस न्यू फंक्शन विल एक्सप्लेन अबाउट द पोजीशन ऑफ द कंबाइंड पेंडुलम सिस्टम। बोलिए ना। तो अच्छा, ये क्यों ऐसा बेटा? इसके लिए ये इक्वेशन हमने क्यों लगाया? इसमें न्यूटन लॉ क्यों नहीं लगा दिया? क्यों बताओ? आप तो फिजिक्स, आप तो सब जानते हैं। ये वेव मोशन का है बेटा, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कौन सा मोशन कर रहा? सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा कर रहा ना, इसलिए हम ये इक्वेशन बनाएंगे। कोई ट्रक ऐसे जा रहा और एक और ट्रक जा रहा, तो हम आपसे कहेंगे इतनी, इसकी स्पीड इतनी, इसकी स्पीड इतनी, कितनी देर बाद उसको ओवरटेक कर देगा। इस पे क्या लगाओगे? न्यूटन्स लॉस। इस पे क्या लगाओगे? कोई ऐसे, मैं ऐसे मान लिया जेवलिन थ्रो करता हूं तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट लगाओगे। तो हर मोशन के लिए अलग अलग आप अप्लाई करते हो ना बेटा। ऐसे ये वापस आते हैं, ये न्यूक्लियस है बेटा, है ना, ये सेल्स है बेटा। इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, लेकिन डोमिनेटिंग कौन है? वेव नेचर है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में
आपको जानना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम आपसे कहें कि यार इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा थोड़ा बताओ, कहाँ होगा इस समय न्यूक्लियस, इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस हालात में होगा, कितनी दूरी पर होगा, जहां प्रोबेबिलिटी है उसकी दूरी कितनी होगी, जिस रीजन में रहता है उसकी शक्ल कैसी, सब बताना मुझे। तो आप कहोगे क्या? सर एक काम करते हैं अपन लोग, उस इलेक्ट्रॉन का एक इक्वेशन बना लेते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन बना लेते हैं, और उस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे उसके सॉल्यूशन से हमें पता चल जाएगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है इस वक्त, ओरिएंटेशन क्या है, ये सब पता चल जाएगा। और वो इक्वेशन जिस तरीके से पेंडुलम की ये इक्वेशन है, उसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन का नाम इस बच्चे ने बताया क्या? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते हैं तो जो रियल वैल्यूज आती हैं, रियल फंक्शंस जो आते हैं, उन्हीं से क्या बनता है, ये क्वांटम नंबर्स बनती हैं। और ये पहली 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती हैं, और ये स्पेक्ट्रल स्टडीज से आती हैं। जो 4th क्वांटम नंबर है, इट इज नॉट फ्रॉम द व्हाट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट कम्स फ्रॉम द व्हाट स्पेक्ट्रल स्टडीज। समझ गए ना? ये 3 जो आती है वहीं से आती हैं, ये इसका ओरिजिन है। और जब ये हमें पता चल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा तो क्या होगा, एलिमेंट को हमें क्लासिफाई करने में हमें बहुत आसानी होगी, और वहीं से क्या होगा, हम प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करते रहेंगे। तो ये था एक शुरुआत, इसको सिस्टमैटिकली हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैंने ये इसलिए आपको बताया, काम आप सबके पास एनसीईआरटी होगी बेटा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा आप लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ के आइए। अगले 11 में है बेटा एनसीईआरटी, 11 पार्ट 1, उसमें एनसीईआरटी में आप लोग एक बार क्वांटम नंबर्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे, ताकि आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं क्लास में। और यू आर ओपन, मतलब फ्री टू व्हाट आस्क मी व्हाइल टीचिंग। कुछ भी अगर आपको अभी आज कुछ ना समझ में आ तो मुझे पूछ सकते हैं। तो श्रोडिंगर देख लेना, उससे डी ब्रॉगली देख लेना बेटा, है ना? ये देखते हुए और क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना कर लेना। अगले क्लास करके आना इसको, ठीक है ना? और आपको शीट मिल जाएगी, तो आज मैं थोड़ा जल्दी आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? और कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप लोग बताइए मुझे, कुछ जानकारी करना इनऑर्गेनिक के बारे में। एनसीईआरटी तो सब आपको लेना है, एनसीईआरटी सभी आपको फॉलो करना है। और फिर इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग लेंगे। अच्छा, इसके बारे में कोई मुझे बताएगा कि ये स्पेक्ट्रल स्टडीज से कैसे बनी होगी? कुछ आइडिया है आप लोगों के पास में? कोई आइडिया नहीं? चलो फिर बाद ही बताएंगे इसको, ठीक है ना? इसका कुछ उससे रिलेशन है, मुझे लगता नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ना? तो स्पिन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और ऑर्बिट मोशन के कारण भी होगा। और जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड से जब इंटरैक्ट करता है तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, चेंज होता है। उससे आपने पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रल लाइन चेंज, स्प्लिट कर जाते हैं, है ना? मैग्नेटिक में भी ऐसे ही कुछ आता है और इसमें भी आता है, स्टार्क इफेक्ट एंड जेमैन इफेक्ट। इस सवाल आगे हम बताएंगे आपको, परेशान नहीं। कुछ हमने ऐसे पूछा, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी, चूंकि आज लेक्चर है मेरा, जस्ट टू नो कि आप लोगों का क्या लेवल है, कितना आप समझ सकते हैं, कैसे है, उस हिसाब से मैं आपको प्लान करके अगले क्लास से फिर सिस्टमैटिक हम आपको स्टडी कराएंगे, ठीक है ना? आप पिछले साल थे क्या आपने यहाँ इससे पहले? अच्छा, इसमें बिहार से कितने स्टूडेंट्स हैं? बिहार से आप लोग हैं? अच्छा, 3 लोग हैं बिहार से। बिहार में कहाँ से आप आए?
दरभंगा, पटना प्रॉपर से? कोई डिस्ट्रिक्ट है या वहां पे? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या? ओके ओके, हमारे यहाँ सर हैं पटना बिहार से, एक सिवान डिस्ट्रिक्ट से। कल आप वो क्लास लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, मिस्टर कुंदन सिंह करके हैं, ठीक है ना? और मध्य प्रदेश से कितने लोग हैं? आप बेटा कहाँ से आए हुए? टीकमगढ़, अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे झांसी के आगे है। ओके, आप यूपी में बेटा कहाँ से? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, रायबरेली लखनऊ के पास है। ओके ओके, तो अभी रायबरेली में कोई सोनिया गांधी की जगह कोई आया कि नहीं आया? हैं? अच्छा अच्छा, मैंने इसलिए पूछा कि बहुत हॉट सीट रहती है रायबरेली की। ओके ओके, रायबरेली। और महाराष्ट्र से कितने लोग हैं? मुंबई प्रॉपर, मुंबई आसपास? जालना, अच्छा, जहाँ से हमारे वो स्टूडेंट थे पिछले पल्लो कामत, पिछले साल जो हमारे यहाँ के तो स्टूडेंट है पल्लो कामत, जिनकी फोटो लगी, वो ही जालना से थे। जालना के और क्या स्टूडेंट्स आते हैं? गुजरात से भी बेटा कोई? गुजरात नहीं? अच्छा, दादर नगर वाली, वो वहां से थोड़ा सा दूर है, यूनियन टेरिटरीज से? अच्छा 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 अच्छा, यूनियन टेरिटरी से वहां से। ओके, और इसके अलावा और कोई कहीं से? आप बेटा लास्ट में यूपी बेटा कहाँ से? लखीमपुर हुई, ओके नाइस। हमारे यहाँ वो मिस्टर बी के जायसवाल जो वन डायरेक्टर ऑफ वेब एंड अकेडमी इज आल्सो बिलोंग टू, हाँ, लखीमपुर के लिए। लखीमपुर में प्रॉपर या और आसपास है? प्रॉपर लखीमपुर, राजस्थान में? अच्छा, मैं तो पूछे नहीं राजस्थान, आप कहाँ से हैं राजस्थान में? बाड़मेर, बहुत दूर से हैं? ओके, नाइस नाइस नाइस, चलिए अच्छी बात है, काफी दूर से लोग आते हैं। तो होप आप सब लोग आज फर्स्ट क्लास रिलैक्सिंग है। अगले क्लास से हम लोग ठीक से पढ़ते हैं। एक नोट्स ले आइएगा, उसमें लिखना है आपको जो मैं लिखाऊंगा, और बाकी सीट मिलेगी, ठीक है बेटा? चलिए, और कुछ आपकी तरफ से कुछ क्वेरीज वगैरह नहीं? ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। नेक्स्ट क्लास वेव इक्वेशन हमारी इनऑर्गेनिक में फिजिकल में सर पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जैसे हम इनऑर्गेनिक में सिर्फ आपको बता देंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट्स ऑल। इसका सिग्निफिकेंस इसमें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में वो शायद डिराइव कराते हैं या नहीं भी कराएंगे, वो डिपेंड ऑन द सिलेबस में है कि नहीं। जैसे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स से वो ओरिजिनेट होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? पढ़ा होगा क्या, नहीं पढ़ा? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, वहां से ओरिजिनेट होती है वो। जरूरत होगी तो कराएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट वो फिजिकल लगाएंगे बेटा, वहां से वो ज्यादा आएंगे। हमारा बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करा के मेन क्वांटम नंबर पे फोकस करना और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, क्लासिफिकेशन पे, है ना?